नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। तो आज हमारे साथ मौजूद है टॉलीवुड जगत के बेहतरीन कलाकार माने जाने वाले रुद्रनील घोष जी, जो अभी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। सर नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। सर ये जो आपने फिलहाल तो आप पहले तो टीएमसी में थे, टीएमसी से तो आप सर टीएमसी से बीजेपी में आए सर, इसका कोई रीज़न है सर? इसका क्या खास रीज़न है जिसकी वजह से आप बीजेपी में जुड़े सर? एक खास रीज़न जो बंगाल के जो आवाम है उनका जो है, मेरा भी वो है कि 2019 में आपने देखा कि जिन लोगों ने 2011 में सीपीएम सरकार को आ, एकदम तोड़ मोड़ के ख़त्म कर दिया और बंगाल के आवाम ने ममता बनर्जी के सरकार ले आए। उन्होंने बहुत कुछ सपना था, क्योंकि सीएम जिसको देख के ये तृणमूल पार्टी जो है वो बना था। लोग सोचे थे कि हाँ वो गरीब घर की बेटी हैं तो डेफिनेटली गरीबों के लिए कुछ करेंगे, बंगाल के डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे। तो बस पूरा बंगाल के आम उनका जो सोच है वो भी मेरा सोच था। मैं तृणमूल पार्टी का कोई सदस्य नहीं था, लेकिन सपोर्टर था, जैसे हजारों करोड़ों लोग वो थे। लेकिन 3-4 सालों के बाद वो लोग ज़्यादातर वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो चोर हैं, जो पार्टी में रहते हुए जो जनगण का जो हक है वो छीन रहे थे, ओपनली कटमानी ले रहे थे। बस ये सब देख के बंगाल के जो अवाम है उनमें से आधा से ज़्यादा इंसान तृणमूल से वो लोग बाहर आना चाहते थे उस टाइम पे। तो बस वो लोग अपना मन कर लिया, 2019 में 18 लोकसभा का सीट दे दिया। तो इससे पहले मतलब ये घटना तब हुई जब लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि जो चल रहा है वो बहुत ख़राब है। बोलने के बाद भी ममता बनर्जी क्रिमिनल का ही साथ दे रहे थे, जो लोग चोर हैं उनका ही साथ दे रहे थे। तो हम लोग जो वो सपोर्ट नहीं करते थे वो सब निकाला है, मतलब बंगाल का पूरा आवाम निकाला है। उनमें से मैं एक हूँ, मैं कलाकार हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो या टीचर हो या कोई कलाकार हो या लेखक हो या सर्विसमैन हो या युवा हो या बिजनेसमैन हो। कोई नहीं क्रिमिनल को सपोर्ट करते हैं, वो नहीं सपोर्ट करते कि ममता बनर्जी सिर्फ क्रिमिनल को सपोर्ट करे, और जो साधारण जो नागरिक है उनका जो हक है, जो हक बनता है उसको जो जिन जिन लोगों ने चुरा रहे, ममता बनर्जी उनको कोई ऐसे मतलब उनको कोई क्या मतलब क्या बताऊँ, उनके उनके एगेंस्ट में कोई ऐसे स्टेप वो नहीं ले रही है, जेल पे नहीं डल रही है। तो इसको लेके सब लोग खफा हो गए, वो लोग निकल आए, मैं भी निकल आया बस। सर लेकिन ये बताइए सर, आप तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो जिसका आपका विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर को गढ़ माना जाता है ममता बनर्जी का, तो सर क्या लगता है इस बार मुकाबला कुछ टफ रहेगा भवानीपुर से आप, क्योंकि आप भवानीपुर के कैंडिडेट हैं? मुझे लगता है ये प्रश्न मुझे ना पूछ के ज़्यादा अगर शुभमदेव चट्टोपाध्याय को पूछा जाए या कोई भी तृणमूल का कोई उम्मीदवार जो यहाँ से खड़े होते, वो हुआ ही, मैं उनके लिए बोलता हूँ। तो अगर कितना कठिन है ये इलेक्शन, डेफिनेटली हर कोई तो चुनाव तो कठिन होता ही है, इजी लेनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये इलेक्शन मुझसे ज़्यादा कठिन है तृणमूल के लिए, क्योंकि अभी यहाँ का जो इलेक्शन है ये इलेक्शन भवानीपुर वासियों के एगेंस्ट, भवानीपुर वासियों के संग तृणमूल का जो फाइट है उनका इलेक्शन है। क्योंकि देखिए 2019 में ममता बनर्जी अपने ही वार्ड में, अपने ही बूथ में हार गई थी। जो लोकसभा का जो निर्वाचन हुआ, किन लोगों के हाथ में हारी? वो जो उनका घर के आसपास में रहते हैं। तो मतलब पूरा भवानीपुर जो मिनी इंडिया मैं बोलता हूँ बंगाल का, पहले वो उन लोगों का ऐसे वोटों से मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे ढेर सारे वादा उन्होंने की, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज जो उनको मिलना चाहिए, जो हक है, जो राइट्स है, गण परिसेवा जो मिलने चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन वादा के ऊपर वादा वो की थी, रख नहीं पाई। तो इसलिए 2019 में उनको उनकी वार्ड से वो लोग हरा दिया, और उन्होंने समझ गई कि मैं अब अगर भवानीपुर से, जिस भवानीपुर ने उनको मुख्यमंत्री बनाई थी, उन लोगों का जो कोई मतलब जो उन लोगों का जो डिमांड था वो पूरी कर नहीं पाई, इसलिए वो हारने वाली है, जिसका सिग्नल 2019 में मिल गया था।
तो वो भाग गए भवानीपुर से। तो कठिन तो उनके लिए है, मेरे लिए उतना कठिन नहीं है, क्योंकि मेरे संग भवानीपुर वासियां लड़ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन तृणमूल का जो कैंडिडेट है वो अकेला लड़ रहे हैं, और उनका एंगस में पूरा भवानीपुर वासी है। सिर्फ भवानीपुर वासी नहीं, उनका पार्टी का जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ रहते हैं भवानीपुर में, सब उनके अगेंस्ट में लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। उनके पास में तो कोई नहीं है। सर कई कलाकार टॉलीवुड के जो अभी सर कैंडिडेट बने, तो क्या लगता है सर इसका कुछ असर उनके प्रोफेशनल लाइफ पे आएगा? देखिए, हाँ, मतलब अगर आप ये 2 साल 3 साल पहले अगर ये कहते तो डेफिनेटली वो आता, लेकिन अब तो आने का चांस नहीं है ना। बंगाल के आवाम ने निर्णय कर ही लिया कि सरकार तो बदलेगी। लेकिन मैं ही क्यों बोल रहा हूँ 4 साल पहले, कि वो लोग, मतलब क्या है ना, टॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उधर काम करने के लिए हर कोई, सो टेक्नीशियन हो या कोई आर्टिस्ट हो, वो अगर तृणमूल का जो नेता है वहाँ का, वो लोग जो वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, माफिया सिस्टम चलाते हैं, कि उनका ही इशारे पे सब कुछ चलता है, उनका ही इशारों पे चलता है। मतलब कोई जो नियम और कानून जो है उसके मुताबिक नहीं चलता है। अगर किसी ने सही काम किया लेकिन वो लोगों को नापसंद हुई तो उनका काम करना बंद हो जाता है। तो इसीलिए बाहर बहुत सारा टेक्नीशियन वो मुंह नहीं खोल पाते, बेचारा लोग। जो आर्टिस्ट है वो लोग मुंह नहीं खोल पाते। लेकिन क्या है, बहुत कुछ हो जाने के बाद एक तो टाइम आता है ना इंसान का, अगर ऐसे दीवार में वो उसका पीठ अगर दीवार में लग जाए तो वो सामने बढ़ने का कोशिश करता है। तो ये 2021 में बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस वो और नहीं डर रहे, डर का सामने आंख उठा के कर रहा है। तो डेफिनेटली ये बदल जाएंगे। हाँ, अगर 2016 का सिस्टम रहता तो काम नहीं करने देते वो लोग, अभी भी काम नहीं करने देते हैं वो लोग। अगर उनका नापसंद है कोई, मतलब मुंबई वाला जब यहाँ शूटिंग करने के लिए आते हैं, आपका मुंबई पीपल से आप पूछिए, ये बाहर से आते हैं, अरे भाई वो लोग आएंगे शूटिंग करेंगे तब तो हम लोग को पैसा मिलेगा, बंगाल को रेवेन्यू मिलेगी, है ना। लेकिन वो लोग अगर उनका बेनिफिट कुछ नहीं है, उनका अगर पैसा वो लोग नहीं कमा रहे हैं, तो अगर कोई भी अच्छा काम करने के लिए बंगाल पे आए तो वो लोग रुक देते हैं वो लोग। और ममता बनर्जी की ये पता है कि बहुत बार इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गया। मीटिंग यहाँ से नवान्न में जाके मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग होने लगा बहुत बार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने आम इंसान का पक्ष नहीं ली। उन्होंने वही गुंडे लोग जो हैं, जो इंडस्ट्री को माफिया जैसे चलाते हैं, उनका पक्ष ले ली। और हर कोई प्रोफेशन में उन्होंने चोरों का संग, ये माफिया टाइप के लोगों के संग दे के बंगाल के जो आम है उनको अपना एंगेज में कर लिया। बस उसका नतीजा 2 तारीख को निकलने वाला है। देश को बंटवारे करने में, तोड़ने में कुछ शब्द, कुछ स्लोगन, कुछ हरकतें जैसे हैं जो गैर कानूनी है, तो ये बाहरी शब्द भारतवर्ष का, अरे भाई बंगाल के लोग, बंगाल में काम धाम तो नहीं है, नौकरी नहीं है, वो लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद, हर जगह पे है वो। जैसे मान ले कि मिथुन चक्रवर्ती से लेके बहुत सारा बंगाली कलाकार यहाँ से मुंबई में जाके काम कर रहे हैं। क्या मुंबई वाले उनको बाहरी बोल रहे? हैदराबाद जो वासियाँ हैं, वो जो IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर लिखिया, यहाँ काम जिन लोगों को नहीं मिलता वो जाके काम कर रहे हैं, उनके बाहरी बोलते नहीं। लेकिन ममता बनर्जी का ये प्रॉब्लम है, जिन उनका भाषा में जो लोग बाहरी हैं, उनका भाषा में, शब्द में, ये बाहरी लोगों का ही वोट में वो जीत के मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन जब भवानीपुर में वो उनकी किया जो जितने भी वादा, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ये लोग अचानक बहिरागत यानी बाहरी हो गई। भाई क्या है, जब ममता बनर्जी ने ही जन्म लिया इस भवानीपुर में, तब से ये सब लोग इस बंगाल का पार्ट था। और आज जो बंगाल का जो चरित्र है उनमें भवानीपुर का योगदान आज से नहीं, बहुत दिन से है। सो मतलब ये एक तो गैर कानूनी है, और एक देश को, एक राज्य को, एक जो भाईचारा है सब में, दंगा फसाद ये सब कुछ नहीं है। अगर मैं हिंदी बोलूं तो बंगाली लोग भवानीपुर का समझ जाते हैं, या मैं पंजाबी बोलूं तो पूरा भवानीपुर वासी वो पंजाबी ना होते हुए भी पंजाबी लैंग्वेज समझते हैं, या ऐसा ये वातावरण नहीं यहाँ। तो
वो तोड़ने का राजनीति करने में वो विश्वास करती हैं। और अपमान किया है वो, यानी गुजराती भाई लोगों को ऐसे बोला कि मत समझो कि गुजरात है, थ्रेट दे दी, तो वो लोग खफा हो गए, नाराज हो गए। मतलब वो भवानीपुर का चरित्र वो चेंज करने के लिए उठ खड़ी है। अब भवानीपुर वासियों ने उठ खड़े हैं उनको भगाने के लिए, और जिसका असर 2019 में ममता बनर्जी को मिल गया। अपनी वार्ड में वो हार गई। आप इस टाइम पे 2021 में हार जाती है, इसलिए वो भाग गई नंदीग्राम। लेकिन उधर भी हो तो मतलब क्या होगा ये सबको पता चल गया। सर एक चीज़ देखता है सर कि महंगाई आज के रेट पे बहुत टफिकल हो गया सर आम लोगों के लिए। तो सर महंगाई जो इतना जो टफ हुआ है लोगों के लिए, तो सर बीजेपी हर बार दावा करती है महंगाई कम करने का। क्या लगा है सर बंगाल में अगर सरकार रही तो बेरोजगारी और महंगाई दोनों हटा पाएगी बीजेपी? देखिए बीजेपी क्या माने, अगर ऐसे आप बीजेपी सीपीआई में सब नेम डिलीट कर दीजिए, सिर्फ तृणमूल को रखिए। देखिए बंगाल में जितना भी रेवेन्यूज या टैक्सेस या सेंट्रल गवर्नमेंट से, भूल जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भाजपा है, जितने भी इधर फ्लो करता है यहाँ, वो अगर जो बंगाल के जो अवाम है, बंगाल के जो पब्लिक है, जो जनगण है, उनके अगर हाथ में उनका हक का पैसा, हक का चीज अगर पहुंचता तो मुसीबत ही खत्म हो जाता। मतलब 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता ही। भाई आपको घर बनाने का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप तृणमूल के गुंडे नहीं हो। क्या मिल रहा है पैसा? जिनके पास 2 तला 3 तला घर है उनको मिल रहा है। आपको मकान नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है। आप गरीब हो, आपको नहीं मिल रहा है। आपको अपना ही हक का पैसा, अपना ही डेवलपमेंट का पैसा वो लेने के लिए आपको कट मनी देना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ का कानून है, यहाँ नौकरी के लिए बहुत सारे जुमाए रास्ते पे खड़े हैं, बैठे हैं, आज से नहीं बहुत दिन से, 10-8 साल से नौकरी का, 6 साल से नौकरी का कोई नामो निशान नहीं। लोग भाग रहे हैं यहाँ से दूसरे स्टेट पे। यहाँ हक का नौकरी मांगने के लिए मैदुल बोल के एक लड़का को ये लोग पीट पीट के पुलिस मार देता है। वो चोर नहीं था, वो हक का नौकरी मांग रहा था। और अफसोस की बात यह है ममता बनर्जी नौकरी देने नहीं पा रही है। लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद, वो मरने के 2 दिन के बाद, इतना दुखदायक घटना है कि अखबार में मीडिया ने खुलासा ये कर देते हैं कि ममता बनर्जी के आदरणीय मंत्री निर्मल माझी ने अपना फैमिली का 2 रिलेटिव के लिए 13 चाकरी चोरी की। तो सर आपके ऊपर जो हिंसा हुआ था सर कुछ दिन पहले भवानीपुर में, आपके सपोर्टरों पर हमला हुआ था, साथ साथ आपके ऊपर भी हमला हुआ था। सर हिंसा की जो राजनीति चल रही है बंगाल में, जहाँ पर सर हिंसा अगर आपका नंदीग्राम ले ले या उत्तर हावड़ा ले ले, कई चरणों के चुनाव जहाँ तक अभी तक कंप्लीट हो गया है, हर जगह कुछ ना कुछ हिंसा का असर देखने को मिला। तो क्या लगा सर हिंसा हो रहा है तो सर, तो क्या आपकी सरकार बीजेपी अपने 200 सीट जो दावा की है क्या वो ला पाएगी? देखिए हिंसा का जवाब हिंसा कौन कर रहे? तृणमूल कर रहे। अरे भड़काऊ भाषण कौन दे रहे? तृणमूल दे रहे। हर कोई उनका छोटे से बड़े नेता, चलिए मान लीजिए मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बंगाल के जो सरल जो इंसान है, सादा सीधा जो आदमी है, नागरिक है, उनको भड़का दी। बोलने लगे कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको आप अटक के रखो, बांध के रखो, ऐसे हाथ में ये वो लेके निकाल जाओ उनको। तो परिस्थिति क्या सही रहेगा? या उनके मंत्री जो इतना, मतलब अफसोस की बात यह है कि मेवाड़ के कुर्सी पे जो वो जो बैठा था फिराद हकीम, उनका भी वीडियो सामने आ गया। क्या क्या बोल रहे हैं? वो मारने के लिए बोल रहे हैं, बीजेपी को मारो, सीआईएसएफ को मारो। मारने का ही बहुत, इन्हें मारने का जो है, मेरा हाथ में जो पत्थरबाजी किया था मेरे पैर पे, और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, हाथ जो टूट गया, कौन टूटा? ये बॉबी हाकिम का गुंडा कौन है? वो मेयर है उस। अरे शर्म की बात यह है कि जिस कुर्सी उसको मिला, उस कुर्सी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से चित्तरंजन बाबू, ये सब लोग, ये सब मनीषी, ये सब मतलब लोग बैठे थे। कुछ तो शर्म करो यार। ठीक है आप गुंडे हो, थोड़ा जब कुर्सी में बैठे हो तो थोड़ा तो बर्ताव ठीक करने का कोशिश करो। लेकिन ये भड़काऊ भाषण जो है, हिंसा का जो वातावरण है, ऐसे अपोजिशन पार्टी जिनके सपोर्ट में हर कोई आम आ रहे हैं भाजपा को, उनको रोकने के लिए सब हिंसा का आश्रय लेना पड़ रहा है, क्योंकि उनके संग गुंडा है और बीके हुए पुलिस है।
बंगाल की जो नागरिक है वो उनके लिए उनके उनके पक्ष में नहीं है, इसके लिए वैसे डर का माहौल ऐसे क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जो जनगण है, भवानीपुर जो वासी हैं, उन्हें निर्णय ले चुका कि ये लोगों को भगाना है। बस वो लोग उतर जाएंगे और सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके लिए एकदम सही सलामत निर्वाचन हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन रहेगा। सर कोरोना वापस से भारत में अपना चहल पहल विनाशकारी चहल पहल फैला रहा है। सर कोरोना की वजह से कई रैलियों में कई रूल रेगुलेशन लाए गए हैं और सर मोदी जी को गेम चेंजर माना जाता है बीजेपी का। तो सर उनके भी जो रैलियाँ उनमें भी कुछ रूल रेगुलेशन पाए गए हैं। सर 5 चरण का चुनाव तो हो चुका है, सर आने वाले 3 चरणों में सर क्या लगता है इसका असर कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि मोदी जी का जो गेम चेंजर है, जिसके कोरोना का असर रूल रेगुलेशन लागू हो गया, तो क्या लगता है इसमें 3 चरणों में कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, आज उनकी शायद 8:30 में भाषण है, तो मैंने सुना, तो वो भी ऐसे कुछ सोच के रखे हैं देश के लिए। तो वैक्सीन निकाल दिया, मैंने मतलब वैक्सीन वो लोग हम लोग क्रिएट किया, इंडिया ने क्रिएट किया। तो और यहाँ कोरोना का वैक्सीन बाहर जो देश हैं वो लोग भी भारत से वो लोग उन लोगों को मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो डेफिनेटली ही इज़ थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, शायद वो कुछ सोच रहे हैं तो बोलेंगे। पूरा भारतवर्ष सुनने के लिए बेचैन है क्योंकि वो क्या बोलेंगे। मतलब ये बात है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो असर पड़ेंगे ही, थोड़ा बहुत तो पड़ना है ही। तो लेकिन अगर हम लोग सही सलामत ऐसे खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करके, यानी मास्क वास्क किए टान के, अगर सर्टेन डिस्टेंस जो हैं वो मेंटेन करके अगर हम वोट देने के लिए जाएंगे तो उसमें शायद कोई मुसीबत नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। ये इसने निर्वाचन कमीशन ने भी रैलीज में जो भीड़ कम होने का वो लोग खुलासा भी कर लिया, कम होना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रैली है या जमायत है उसमें सिर्फ नहीं, मीटिंग है उसमें सिर्फ नहीं, ऐसे बाज़ार, दुकान, बास, हर जगह पे अगर इसको कंट्रोल करना ही है तो हर जगह पे ये लागू हो जानी चाहिए, सिर्फ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं। हम सब लोगों को मिल के मतलब ये करना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, कोरोना से डेंजरस ये तृणमूल का जो गुंडागर्दी वो है, तो मतलब दोनों की ख़त्म करना है एक साथ, सिर्फ करना नहीं, करना के साथ ही गुंडागर्दी। और इसके लिए डेफिनेटली बंगाल के जो सिटीजन्स हैं वो लोग सोच रहे हैं। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता है उनसे क्या बोलेंगे कोरोना को लेके, सर कोरोना रिलेटेड कुछ? आप सबको धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ डेफिनेटली थोड़ा भीड़ भाड़ तो हो रहा है, जितने भी पॉलिटिकल, मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए 2021 का ये जो इलेक्शन है, ये 2021 का इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन ऑफ बैड और गुड। तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो काटमानी का जो सरकार है, जो मार धाड़ की जो टीएमसी पार्टी है, वो सत्ता पे नहीं रह रहे। आप लोग निर्णय ले चुके हो। फिर भी मैं कहूँगा कि आप जितने भी जिधर भी जाओ, ऐसे वोट डालने के लिए निर्भय से आप घर से निकल कर वोट डालिए। लेकिन आप बाज़ार जाए या वोट डालने जाए या कुछ भी कीजिए तो थोड़ा बहुत मास्क और सैनिटाइजर फिर से थोड़ा बहुत यूज़ कीजिए, मतलब जितना हो सके प्लीज़ यूज़ कीजिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सबको मिल के कोशिश करना है और ऐसे सुस्वास्थ्य की बंगाल बनाना है, वो तब सोनार बांग्ला बन पाएगा। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे बीजेपी के कैंडिडेट भवानीपुर के रुद्रनील घोष जी। आगे भी इस तरह की खबरों जानने के लिए बने रहे रियल टाइम इंडिया के साथ, क्योंकि रोचक खबरें और एक तथ्य के साथ इंटरव्यू सीधे सीधे मिलेगी रियल टाइम इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।